मारूं? आन ने नजरें फेर ली। मैंने बकीरा को किसी मजबूत फीमेल को ढूंढने के लिए नहीं भेजा था। हमारा असली निशाना वो मेल बेयर है जो फीमेल को लुभाने आया। कुछ ही दूर कई मेल भालू उस फीमेल की तरफ बढ़े। वो बस एक नजर डालती और फिर उग्र होकर उन्हें भगा देती। विकोर हैरान था। क्या वो किसी ज्यादा ताकतवर मेल की तलाश कर रही है? आन ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं विकोर, वो ताकत नहीं ढूंढ रही, वो डोमिनेंस चाहती है। वो ऐसा मेल चाहती है जिसे वो कंट्रोल कर सके। तभी एक छोटा सा कमजोर दिखने वाला भालू फीमेल के पास गया। वो उसके पास रुकी और दोनों ने एक दूसरे को बड़े कोमल इशारों से छुआ। वाइकोर अवाक रह गया। उसने उसे चुन लिया? आन ने समझाया, जो मजबूत होते हैं वो मिलन के समय हिंसक हो जाते हैं, कई बार अपने साथी को ही मार डालते हैं, इसलिए फीमेल्स उन्हें रिजेक्ट करती हैं। वीक मेल्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर आन उसकी तरफ देखती है। ब्लैक वॉरियर्स भी ऐसे ही पार्टनर चुनते हैं, कम उम्र, अच्छी जेनेटिक्स, अगर चोटिल हो तो और भी बेहतर। विकोर चुपचाप फीमेल भालू को देखता रहा। अब उसके दिमाग में सब साफ हो रहा था। डीएनए ही सब कुछ था, डोमिनेंस नहीं। जैसे ही भालू का जोड़ा दूर जाने लगा, आन ने नजरें उनकी तरफ टिकाई और धीरे से कहा, अब हमारा रास्ता एक ही है, इंतजार। जब वो फीमेल उस मेल की ताकत पूरी तरह दबा देगी तभी हम वार करेंगे। विकोर एक गुफा के बाहर खड़ा था। भीतर से गूंजती आवाजें, भालुओं की दहाड़े और कराहें, हर चीज साफ सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप खड़ा सोच रहा था। पिछले 4 दिन वो लगातार उन ऑक्स बेयर्स को खाना खिला रहा था ताकि उनका मेटिंग प्रोसेस स्मूथ चले। आन पास आई। खाना छोड़ आया ना उनके लिए? विकोर ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, सब रख दिया। आन ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सी चमकदार फ्रूट थी। ये ताकत बढ़ाती है, लेकिन इसकी कीमत तेरी उम्र होती है। जो फीमेल है वो समझदार है, वो इसे हाथ भी नहीं लगाएगी, पर मेल वो ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। विकोर अब सब समझ गया था क्यों आन ने सबसे बड़ी और ताकतवर फीमेल को चुना, ताकि मेल की ताकत जल्दी खत्म हो जाए। आन ने एक कटोरा बढ़ाया। पिए सूप, हीलिंग में मदद करेगा। वाइकोर सूप पीते हुए बोला, भालू बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा। आन ने हंसते हुए कहा, मेल बैग्स ऐसे ही होते हैं, और तुम्हारे जैसे इंपीरियल लड़कों के लिए ये सब अजीब होगा। तुम लोग बुकवर्म टाइप होते हो ना? फिर अचानक आन वाइकोर के काफी करीब आ गई। धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तुम कर पाओगे क्या? वैसा विकोर थोड़ा अचकचाया, पर इससे पहले कुछ होता, गुफा के अंदर से एक जोरदार चीख आई। आन ने तुरंत मुड़कर कहा, तैयार हो जा, फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। गुफा से फीमेल बेयर की चीख गूंजी और मेल भालू डर के मारे भागता हुआ बाहर निकला। विकोर और आन एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर छिपे हुए थे। विकोर ने पूछा, वो उसे भगा क्यों रही है? आन ने गंभीर होकर कहा, ऑक्स बेयर जब गर्भवती हो जाती है तो वो टेरिटरी की मालिक बन जाती है। अब उसे कोई नहीं चाहिए, वो बस एक चेतावनी दे रही है, वापस मत आना नहीं तो मारा जाएगा। विकोर बोला, वो मेल तो थक गया होगा, 4 दिन से सोया भी नहीं। आन ने कहा, अब वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ कोई खतरा ना हो, जहाँ वो आराम कर सके, और वही हमारा मौका होगा। दोनों ने उस भालू का पीछा करना शुरू किया। रास्ता धीरे धीरे बर्फीला होता जा रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, हर सांस भारी लगने लगी। विकोर ने ठंड महसूस की और कुछ नहीं बोला। आन ने देखा उसके होंठ नीले हो रहे थे। वो बोली, तू बोलेगा नहीं, लेकिन ठंड तुझे मार रही है, अगर शरीर जाम हो गया तो तू लड़ नहीं पाएगा। विकोर ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। आन ने चेतावनी दी, जिद मत कर, ये सिर्फ तेरी जान की बात नहीं है, हमारी हंड की बात है। विकोर कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसने आन को पीछे से जकड़ लिया। आन की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया था। तू ये क्या कर रहा है? वाइकोर धीमे से बोला, बॉडी हीट। सही कहा तुमने। आन ने नजरें चुराई, मैं सिर्फ अपने स्लेव की सेहत का ख्याल रख रही थी। मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न, पर उसके गालों की लाली कुछ और ही कह रही थी। तभी आन का भेड़िया बकीरा सामने जाकर गुर्राने लगा। आन ने फौरन नजरें नीचे गड़ाई। भालू के कदमों के निशान यहीं खत्म हो गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी। ऑक्स बेयर पास ही झाड़ियों में छिपा था। उसने छलांग लगाई और आन पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ बारबेरियन वॉरियर्स एक जगह इकट्ठा थे। उनकी नजरें सामने खड़े एक विशाल बोर पर थी। इतना बड़ा जानवर जिसका एक टुकड़ा भी पूरे कबीले को खिला सकता था। एक फीमेल बारबेरियन आगे आई। मैंने बस 3 खरगोश पकड़े और ये तो असली ट्रॉफी है। एक मेल बारबेरियन मुस्कुराया। आहान की तरफ देखता हुआ बोला, तूने जो शिकार पकड़ा है वो वाकई जबरदस्त है। बारबेरियन वॉरियर्स अब भी उस विशाल बोर को देख रहे थे। एक फीमेल बारबेरियन ने आहान की तरफ देखा। तू ही हमारा नेक्स्ट हंटिंग कमांडर बनना चाहिए। बाकी वॉरियर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। और तभी एक मेल बारबेरियन बोला, आन अकेले बहुत कुछ कर सकती है, पर उसकी भी लिमिट्स है। उसने आगे जोड़ा, उसे किसी शिकार में एक गुलाम लेकर जाना पड़ा। मुझे नहीं लगता वो कुछ लेकर लौटेगी, एक खरगोश तक नहीं। दूसरी ओर घात लगाए बैठा था वो भयानक मेल ऑक्स पे। जैसे ही आन कुछ कहने को मुड़ी, भालू ने झपट्टा मारा। उसका पंच सीधे उसके चेहरे की तरफ आया और ठीक उसी पल विकोर ने आन को पीछे खींच लिया। बैर की मुट्ठी उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर रह गई, पर हवा का जोर इतना था कि आन के बाल उड़ गए। दोनों उस वुल्फ की पीठ से नीचे गिर पड़े। भेड़िया गुर्राया और ऑक्स बेयर की तरफ छलांग लगाई। वाइकोर ने फौरन आन की तरफ देखा। तू ठीक है? आन कुछ देर चुप रही, फिर फुसफुसाई, अगर तू ना होता तो आज मैं मर चुकी होती। विकोर ने आंखें सिकोड़ कर देखा, क्या ये भालू हमें ट्रैप में लाया था? आन ने धीरे से सिर हिलाया। ये दूसरे मॉन्स्टर से अलग है, इसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है। अब समझ आया उस फीमेल ने इसे मेट क्यों चुना। फिर आन थोड़ी देर चुप रही, विकोर की तरफ देखा, उसे मदद लेना, उसे
अंदर से तोड़ रहा था, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। अब देख एक मास्टर क्या कर सकता है। आन एकदम दृढ़ होकर उठी, भेड़िए पर चढ़ी और बेर की तरफ दौड़ पड़ी। विकोर मुस्कुराया। बलक स्लेव्स भी गजब होते हैं, मास्टर लड़ रहा है और गुलाम आराम कर रहा है। आन ने एक ऊंचा पहाड़ी पॉइंट पकड़ा और वहां से तीर चलाने शुरू किए। तूने मेरी आंखों के सामने गंदा बर्ताव किया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ऑक्स बेयर एक बर्फीली चट्टान के पीछे छुप गया। आन ने चेतावनी दी, एक अच्छा तीर स्टील तक को चीर देता है, तू चट्टान के पीछे छिपेगा, मैं तुझे वहीं मारूंगी। आन ने तीर चलाया पर तीर चट्टान में अटक गया। बेयर थोड़ी राहत में था, लेकिन तभी एक नीली ऊर्जा की किरण सीधा उसकी पेट को चीरती हुई निकली। बेयर जोर से चिल्लाया, खून उसके मुंह से बहने लगा। विकोर हैरान था, ये तीर चट्टान के पीछे से कैसे? वो समझ गया, उस तीर से निकली और वेव सीधी बोल्डर के आर पार गई थी। ये कोई तीरंदाजी नहीं, ये तो कला है, उसने मन ही मन कहा। आन की हंटिंग स्किल्स शायद कसमॉर्ग से भी आगे हो। बेयर अब बिल्कुल रेज में था, आंखों में खून उतर आया था। वो आन की तरफ दौड़ा। आन ने उसके आंखों पर तीर चलाया, लेकिन भालू नहीं रुका। आन ने एक और तीर निकाला। ये तीर मेरी सच्ची भावना से भरा है, ये किले की दीवार तक तोड़ सकता है। उसने तीर छोड़ा, पर भालू ने उसे चकमा दे दिया। आन सन्न रह गई, ये कैसे कुछ समझ पाते। उससे पहले ही भालू ने भेड़िए पर वार किया। भेड़िया जमीन पर गिरा और आन हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसका शरीर कई बार जमीन से टकराया, मुंह पर खरोंच, शरीर लहूलुहान, पर यादें अब जिंदा हो चुकी थी। माँ ने कहा था, जब कोई जानवर मौत के करीब होता है तो वो इंसान के किलिंग इंटेंट को महसूस कर लेता है। आन समझ चुकी थी, उसने इस भालू को कम आंका था। उसे लगा था कि उसने उसे कॉर्नर कर लिया, पर असल में वो अब एक खूंखार शिकार बन चुकी थी। ऑक्स बेयर अब उसके सामने खड़ा था, मुंह से लार टपक रही थी। उसने अपना मुंह खोला और काटने के लिए झपटा। आन ने आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर डर साफ था। ऑक्स बेयर अब आन की तरफ झुक चुका था, उसके जबड़े बस एक पल में उसे निगलने वाले थे, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हो गया तुम्हारा, मास्टर्स डिग्निटी दिखाना। आन ने चौंक कर आंखें खोली, उसके सामने खड़ा था विकोर। वो उसकी तरफ बढ़ा, भालू से बिना डरे बोला, अब मेरी बारी है। उसने अपना खाली हाथ भालू की तरफ उठाया, हथेली में तेज लाल ग्लो उभरी और उसके हाथ से निकला बेल्ज़ेबुब सर्बेरस फ्लेम। विकोर की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल ऑक्स बेयर का सिर चलने लगा। बेयर पीछे फिसलता गया, चेहरे पर भयानक जलन, उसकी चीखों से जंगल कांप उठा। आन एक तक देख रही थी, ये आग क्या सच में फायर थी? बेयर अब जमीन पर लुढ़क गया, उसकी सांसें भारी थी और फिर वो एक आखिरी कराह के साथ ढेर हो गया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन सर्बेरस फ्लेम के असर से विकोर के शरीर की सारी बैंडेज जल चुकी थी। उसकी वो इंजर्ड आई अब पूरी तरह हील्ड थी। आन का चेहरा गुलाबी हो उठा, वो उसे देख रही थी सम्मोहित होकर, पर तभी विकोर के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी। उसका शरीर झटका खा गया। ये स्किल मेरे शरीर पर भारी पड़ा। वो फुसफुसाया और जमीन पर गिर पड़ा। आन चौंक गई। विकोर उसके पास भागी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। रात को पूरा बारबेरियन कबीला एक जगह इकट्ठा हुआ, चारों ओर जलती हुई आग, उसके इर्द गिर्द नाचते लोग और बीच में एक विशाल हांडी में पकता शिकार। आन और विकोर किनारे बैठे थे, सर पर पारंपरिक टोपी थी। आन मुस्कुराकर बोली, जिस हंटर का शिकार सबसे बड़ा होता है उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। विकोर चुप रहा। आन ने मुंह बनाया, तुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसने समझाया, ऑक्स बेयर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो समझदार भी था। उसे गिराना आसान नहीं था, इसलिए आज हम इस उत्सव के केंद्र में। फिर उसने सामने खड़े आहान की ओर देखा, है ना आहान? आहान ने चिढ़कर एक कटोरा विकोर को पकड़ा दिया। ले गुलाम। विकोर कटोरे में झांका, इतना कम मांस, बाकी कहाँ गया? आहान ने ठंडी सांस ली। ऑनर जितना बड़ा, मांस उतना कम। आन मुस्कुराकर बोली, ये परंपरा है, जो सबसे ज्यादा योगदान देता है उसे सबसे कम मांस मिलता है, पर सबसे ज्यादा ऑनर भी। आहान बड़बड़ाया, काश मैं तुझे और मांस दे पाता। विकोर ने कटोरे की तरफ देखा, तो कम मांस ज्यादा इज्जत, तो फिर क्या इज्जत से भरा पेट भरता है? आन हंस पड़ी। विकोर का वो खट्टा सा चेहरा उसे बड़ा मजेदार लग रहा था। विकोर ने अब अपना हाथ देखा, उसे याद आया बील की अबब से मिला 600 किलो का हैमर। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अपना वजन 600 किलो बढ़ा सकता हूँ? उसने सूप पिया और महसूस किया अबूब ने सिर्फ ताकत नहीं दी, उसका शरीर भी तेजी से रिकवर हो रहा था। आन ने अब उसे और मांस दिया। ये तेरा हक है, खा ले, हर हंटर को मिलना चाहिए। विकोर ने मना कर दिया, मैंने पहले ही मांस, खून और इंटेस्टाइन्स ले लिए। आन ने जिद की, ईट अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस। आंखें कमजोर हो तो आंख खाओ, दिल कमजोर हो तो दिल खाओ, टांगे कमजोर हो तो टांग खाओ। विकोर ने कटोरे में देखा, फिर वो लंबी चीज पकड़ी। ये सच में आंत है क्या? मेरा पेट इतना कमजोर है? और तभी 3 बारबेरियन लड़कियां वहां आ गई। पहली लड़की ने उसे ताना मारा, ओ कमांडर, अपनी चीजों की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? दूसरी ने उसकी चालाकी पर उंगली उठाई, सब दिख रहा है, तेरे इरादे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तीसरी लड़की सीधा सवाल दाग बैठी, तूने उस गुलाम को कुछ दिया ही क्यों? आन के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ विकोर चुपचाप मांस चबा रहा था। थोड़ा ज्यादा चुई था, लेकिन वो खाते गए। आन उसे देखकर मुस्कुराई, अब तू अपना फर्ज पूरा कर पाएगा। उसकी आवाज में शरारत थी। विकोर चबाता रहा, मन ही मन सोचता गया, मैंने तो शिकार में अपना काम कर ही लिया था, अब इससे ज्यादा क्या? अगली सुबह विकोर एक कटे हुए पेड़ के तने के पास खड़ा था। उसने देखा पेड़ का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। आन सही कह रही थी, रात को वो इसी पेड़ के पास खड़ा था और उसने देखा था कि उस पर मांस रखा हुआ है। गाँव में तो खाना कम है, फिर इतना अच्छा मांस यहाँ क्यों रखा? उसने पूछा था। आन ने जवाब दिया था, ये भेंट है मैडम एट लेग्स को, ताकि हम इस जंगल में रह सके। विकोर अब समझा, मैडम एट लेग्स सिर्फ एक डरावना नाम नहीं थी, उसके साथ छेड़छाड़ गलती थी। वो अब जान चुका था कि गांव वाले उससे इतना डरते क्यों है। एक अनोइंग मॉन्स्टर जो
जो इज्जत मांगती है। विकोर अब अपने हट की तरफ लौट रहा था, लेकिन तभी वो ठिठक गया। हट के बाहर एक लंबी लाइन, लड़कियां एक एक कर अंदर जाने को तैयार खड़ी थी। विकोर हैरान, क्या आज फिर कोई त्योहार है? लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। मैं तो सुबह से लाइन में हूँ, मुझे खुशी है कि आगे खड़ी हूँ। मैं तो पूरी रात जगी रही। 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। कल के पिलेज के बाद कोई गाँव की लड़की वाइकोर की बीवी बन सकती है। और तभी आन लौट आई, हाथ में मरा हुआ हिरण। उसने गुस्से से चीखा, हट जाओ यहाँ से, ये मेरा है, कल स्टू मैंने दी थी, तुम सबको कोई हक नहीं। बारबेरियन लड़कियां चिल्ला उठी, तूने खुद क्यों नहीं खाया? कुछ तो हमें भी देती, इतनी कंजूस क्यों है? आन का पारा चढ़ गया, जाओ खुद ट्रैप लगाओ, खुद शिकार पकड़ो। लड़कियां बोली, हम कोशिश कर चुके हैं, एम्पायर की बॉर्डर तक गए, पर वाइकोर जैसा कोई नहीं मिला। आन ने दांत भींचते हुए कहा, शायद हेल में मिल जाए कोई विकोर जैसा। लड़कियां डर कर पीछे हट गई और फिर भाग खड़ी हुई। आन अब थोड़ी घबरा गई थी। जब वाइकोर अभी ठीक हो रहा है, तभी ये चालाक लड़कियां उसे अपने जाल में फंसा लेंगी। इसलिए उसने उसे ऑक्सबेयर का मांस खिलाया था, ताकि वो रिकवर करे और अपने मनली ड्यूटीज पूरे करे। पर तभी विकर सामने आ गया। आन घबरा गई, सब कुछ सुन लिया क्या? वो हड़बड़ाकर बोली, बाय द वे, माँ ने एल्डर्स की मीटिंग बुलाई है और क्योंकि तू ऑनरेबल हंटर है, तू उनसे कुछ मांग सकता है। फिर वो धीरे से बोली, जब माँ तुझसे पूछे तो वही मांगना जो मैं कहने वाली हूँ। मैट्रियार्च के तंबू में एक तरफ बैठे थे बुजुर्ग, दूसरी तरफ गांव के चुनिंदा बच्चे। विकोर घुटनों के बल बैठा और सिर झुकाकर बोला, मैट्रियार्च को मेरा प्रणाम। मैट्रियार्च मुस्कुराए, ऑक्सबेयर को गिराने के लिए धन्यवाद, उसका मांस बहुत स्वादिष्ट था। विकोर ने झुककर कहा, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। मैट्रियार्च ने उसकी तरफ देखा, तेरी रिकवरी बहुत तेज है। विकोर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सब आपकी देखभाल का असर है। अब विकोर ने उस औरत को ध्यान से देखा, अक्विला की नाइट फॉक्स, एम्पायर के लोग जिससे कांपते थे। सिर्फ 300 लोगों की बैलक ट्राइब को वो अकेले संभाल रही थी। ह्यूगो जितनी डिग्निफाइड पर अंदर से उतनी ही वार्म। मैट्रियार्क अब बोले जा रही थी, तू जो कर आया उसके लिए तुझे इनाम मिलना चाहिए। मैट्रियार्क ने सबके सामने ऐलान किया, कल जो कुछ भी विकोर ने किया, उसके बाद आज से उसकी पहचान बदल दी जाती है। अब वो गुलाम नहीं रहा, वो अब बलक परिवार का हिस्सा है। भीतर एक एल्डर ने गला खखारा। विकोर का ध्यान उसकी तरफ गया। वो पहचान गया, ओमन, बलाक का शेमन और आहन का दादा। वो उनमें से था जो इस फैसले से नाखुश थे। मैट्रियार्क अपनी जगह से उठी और जोर देकर बोली, आज से वाइकर बलाक का ऑफिशियल सदस्य है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, ना ही पाला है, और आज से तू हमारा है। कुछ मांगना है तो बेहिचक मांग। उन्होंने एक विकल्प भी दिया, अगर चाहो तो किसी विलेज मेडन को अपना साथी चुन सकते हो, मैं अपना आशीर्वाद दूंगी, और अगर कोई साथी नहीं चाहिए तो कोई गुलाम भी चल सकता है। उधर एन इशारे करने लगी। विकोर ने उसकी तरफ देखा, आंखें बंद की और फिर कहा, मुझे एक चीज चाहिए। मैट्रियार्क का चेहरा गंभीर हो गया। बोलो, डरने की जरूरत नहीं। भीतर ही भीतर मैट्रियार्क सोच रही थी, ये आन इतना जोर क्यों दे रही है? क्या वाकई ये लड़का उसे इतना चाहिए? वाइकोर ने आंखें खोली, सीधे मैट्रियार्च की आंखों में देखा और बोला, मैं हीरो स्प्रिंग में स्नान करना चाहता हूँ। सन्नाटा छा गया, पूरा कक्ष स्तब्ध। सिर्फ एयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैट्रियार्क ने अपनी ठंडी निगाहें विकोर पर टिका दी। क्या तुझे पता है तू क्या मांग रहा है? अचानक ओमन की गर्जती आवाज गूंजी, तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है? उसकी आवाज में घृणा थी, क्रोध था। हीरो स्प्रिंग बालक के महानतम योद्धाओं के लिए है और तू एक ताजा कॉमनर, तू इसकी मांग करता है। आन ने बीच में बोलते हुए कहा, उसने ऑक्सबेयर को गिराया है, वो पिलेजिंग सेरेमोनी में विजेता रहा है, ये उसकी ताकत का प्रमाण है। मैट्रियार्क ने वाइकोर की तरफ देखा, क्या तुझे हीरो स्प्रिंग के बारे में सब कुछ पता है? वाइकोर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, हाँ, वो एक श्राइन है जहाँ सिर्फ वो योद्धा स्नान करते हैं जो खुद को सिद्ध कर चुके हो। उस स्प्रिंग का जल घावों को भरता है, भीतर के और बाहर के दोनों। आन ने बताया था, वहाँ सिर्फ वही जाते हैं जो ट्राइब के लिए असाधारण काम करते हैं। मैट्रियार्क गहरी सोच में पड़ गए। एक एल्डर ने आपत्ति जताई, एक आउटसाइडर जो अभी अभी कॉमनर बना है, उसे वहां कैसे भेजें? पर दूसरे एल्डर ने सुझाव दिया, अगर इतना पोटेंशियल है उसमें तो एक बार का स्नान ही उसके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। बातें बढ़ने लगी। पहला एल्डर बार बार यही कहता रहा, हीरो स्प्रिंग खास है, उसे कोई भी नहीं छू सकता। दूसरा एल्डर कह रहा था, ये लड़का घायल है और अब हमारा हिस्सा है, थोड़ी दया दिखाओ। मैट्रियार्क भीतर ही भीतर उलझ चुकी थी। मैं इसे मंजूरी देना चाहती हूँ, पर ओमन और गार्ड्स का विरोध मुझे बांध रहा है। और तभी एक घंटी बजी। सभी एल्डर चौंक गए। फर की आवाज आई। ये आवाज, क्या युद्ध शुरू हो गया? आन ने तुरंत स्थिति साफ की, नहीं, ये घंटी मेहमान के आने की है। बलक की सरजमी पर कोई युद्ध नहीं कर सकता। मैट्रियार्क ने धीरे से सांस ली। फैसला अभी नहीं हो सका था। उन्होंने सबको इशारा किया, अब के लिए चर्चा यहीं खत्म, सब अपनी ड्यूटी पर लौट जाओ। ओमन चुपचाप खड़ा था। मैट्रियार्क को जाते देख उसकी आंखों में नाराजगी थी, बिल्कुल छुपी नहीं। उसने एक धीमी असंतुष्ट आवाज में सांस छोड़ी। ब्लैक ट्राइब के सदस्य धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। विकर ने आन से पूछा, ये लोग क्या वही मेहमान हैं जिनका तुम जिक्र कर रही थी? आन ने सिर हिलाया, हाँ, ये बाहर के जंगलों से आने वाले मर्चेंट्स हैं। हम हर साल इनका इंतजार करते हैं। पर विकोर कहीं और ही देख रहा था। एक मर्चेंट के झंडे पर उसकी नजर अटक गई। एक सिंबल वो पहचानता था, बुर्जुआ फैमिली, 7 बड़े मर्चेंट परिवारों में से एक। विकोर हैरान था, ये
यहाँ कैसे पहुंचे? इस रास्ते को पार करने के लिए तो बास्करविल या मॉर्ग टेरिटरी से गुजरना पड़ता है, और वो दोनों किसी को अंदर नहीं आने देंगे। क्या इन लोगों ने कोई गुप्त रास्ता खोज लिया है? तभी मुख्य मर्चेंट, जो देखने में लीडर लग रहा था, भीड़ के सामने आया। बलक की भाषा में मुस्कुराकर बोला, 5 दिन का बाजार शुरू होता है, आओ सामान देखो और बार्टर करो। मर्चेंट जल्दी से अपनी दुकानें लगाने लगे। किसी ने एक कांच की गोली दिखाते हुए कहा, इसे बिस्तर के पास रखो, मीठे सपने आएंगे। दूसरे ने कॉस्मेटिक्स और ग्रेन्स का जिक्र किया। विकोर ने सब कुछ बड़ी सावधानी से देखा। ये लोग एम्पायर में बांटे जाने वाले जरूरी सामान बेच रहे हैं, पर बदले में ये रेयर फॉरेस्ट आइटम्स ले रहे हैं। क्या ये बालक को उल्लू बना रहे हैं? वो चुप रहा। फिलहाल मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, नजरें मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। भीड़ के बीच से अचानक एक कड़वी आवाज आई, एक डायमंड के बदले सिर्फ एक कौन? ये कहाँ की इंसाफ है? ये आन थी, गुस्से में भरी हुई। विकोर को सुकून मिला। कम से कम कोई तो सोच रहा है। आन ने फिर चिल्लाकर कहा, मुझे कम से कम 2 कौन तो मिलने चाहिए। मर्चेंट हंस पड़ा और आन को 2 कौन पकड़ा दी। आन खुश हो गई, पर फर ने माथा पीट लिया। ये लड़की होपलेस है। मार्केट में मोल भाव जारी था। 3 बलाक वॉरियर्स मर्चेंट लीडर से भिड़ गए। पहला बोला, पर्ल क्लैम के बदले रेडिशेस चाहिए, और वो भी तो। दूसरा कैबेज की क्वालिटी पर लड़ पड़ा। आखिरकार एक डियर एंटलर में सौदा तय हुआ। मर्चेंट लीडर झुंझलाया, पर वॉरियर्स की जिद के आगे झुक गया। काफी सामान एक्स्ट्रा देना पड़ा। बालक के लोग खुश थे, पर मर्चेंट लीडर अंदर ही अंदर हंस रहा था। इन लोगों को क्या पता असली कीमत क्या है। और तभी भीड़ से एक छोटी बच्ची आगे बढ़ी। वो सीधा मर्चेंट लीडर के पास पहुंची। मुझे एक ग्लास ऑर्ब चाहिए। मर्चेंट लीडर मुस्कुराया, हम बहुत सारी है मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है बदले में? बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े गर्व से अपना खजाना निकाला। सन लार्वा बहुत रेयर है, स्वादिष्ट भी और पोषण से भरपूर। उसने दोनों हाथों से वो लार्वा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मर्चेंट लीडर का चेहरा एकदम बिगड़ गया। ये क्या गंदगी है? उसने गुस्से में बच्ची का हाथ झटक दिया। सन लार्वा जमीन पर गिर गया। बच्ची चुप खड़ी रह गई, आंखों में आंसू भर आए। मर्चेंट लीडर ने पीठ मोड़ी और चलते चलते ठंडी हंसी के साथ कहा, जैसे कि उम्मीद थी, जंगली लोग जाहिल और बर्बर। मर्चेंट लीडर की नजर उस छोटी बच्ची पर थी। उसके चेहरे पर गंदा सा लालच झलक रहा था। ये लड़की काफी सुंदर है, अच्छी कीमत मिल सकती है इसे स्लेव मार्केट में। पर वो बच्ची अब भी जमीन पर गिरे सन लार्वा को देख रही थी। उसकी आंखें नम थी, और तभी एक हाथ धीरे से उसके सिर पर रखा गया। वाइकर था वो, उसकी आंखों में आग थी। उसने सीधा मर्चेंट लीडर की तरफ देखा। ये सौदा रद्द समझो। मर्चेंट लीडर ने फीकी हंसी के साथ बात बदलने की कोशिश की। क्या ये लड़का एम्पायर की भाषा समझता है भी? सिर्फ एक गलतफहमी थी, पर वाइकोर ने बीच में ही उसकी बात काट दी। तुम इस बच्ची को बेचने की बात कर रहे थे, बालक चाइल्ड को एक स्लेव की तरह। मर्चेंट कुछ कहता, उससे पहले वाइकोर ने सामने देखकर ऐलान कर दिया, आज के दिन जितने भी सौदे हुए हैं सारे के सारे रद्द किए जाए। मर्चेंट लीडर चौंक गया। रद्द और अनफेयर का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? वाइकोर की आवाज में नरमी नहीं थी। तुमने सामान के दाम इतने हद से ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि ये लूट से कम नहीं है। मर्चेंट लीडर चुप हो गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि वाइकोर एकमात्र था जो इंपीरियल मार्केट की असलियत जानता था। उसने अथॉरिटी जताने की कोशिश की। ये सब सौदे बलक शामन की अनुमति से हुए, फॉरेस्ट गॉड की मर्जी से। और तुम क्या हो? एक बच्चा। विकोर की नजरें सीधी उसकी आंखों में थी। उसकी बातों में नफासत और गहराई थी। डायमंड जिसकी तुमने कीमत कौन से लगाई, उसकी असली वैल्यू है 2 मिलियन गोल्ड। और वो कौन? एक की कीमत 100 सोने। ऑक्स बेयर की हॉर्न बिलियर्ड बॉल में बदलने पर 1 मिलियन गोल्ड की होती है। और वो ग्लास ऑर्ब विकोर ने एक और उठाया, हाथ में घुमाया और बोला, अगर इसे पास रखो तो तुम्हें मीठे सपने आएंगे। सिर्फ मीठे सपने? लेकिन इस ऑर्ब की सतह में छोटे छोटे छेद हैं जो एक जहरीली दवा निकालते हैं। एक बैंड ड्रग। एम्पायर में इसे बंद कर दिया गया है। लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर को खा जाती है। मर्चेंट लीडर के चेहरे से रंग उड़ गया। विकोर ने ऑर्ब को हाथ में ही कुचल दिया। तुम लोग जहर बेच रहे थे और उसे स्वीट ड्रीम्स कह रहे थे। मर्चेंट लीडर का दोस्त पीछे से सरगोशी करता है। क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया, किसी ने हमारा राज जान लिया है। आन आगे बढ़ी। उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने अभी क्या कहा वाइकर? बॉडी में जहर, बीमारी फैलती है इससे? वाइकर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यही है इनकी असलियत। आन की आंखों में आग भड़क उठी। उसने मर्चेंट लीडर की तरफ इशारा किया। तुम रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और वजह हो तुम। मर्चेंट पीछे हटने लगा। हम सिर्फ व्यापारी हैं, हमें गलत समझा गया है। आन का तीर सीधा जा घुसा उसके कंधे में। मर्चेंट चीख उठा। आने गरजती आवाज में कहा, तुमने बैलक्स को मूर्ख समझा, हमें स्लो पॉइजन पिला रहे थे। मर्चेंट लीडर की आंखों से आंसू निकल पड़े। चेहरा पीला पड़ गया था और ठंडा पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसने गालियां दी, पर अब जमीन खिसक चुकी थी। मर्चेंट अपने घोड़ों पर चढ़े, जल्दी से चिल्लाए, सब सामान उठाओ, भागो यहाँ से। विकोर ने आन से पूछा, तुमने इन्हें जाने क्यों दिया? ये लोग तो कभी नुकसान में नहीं रहते। आन ने ठंडी आंखों से जवाब दिया, जब जानवरों का झुंड पकड़ना हो तो एक को घायल छोड़ दो, वो खुद तुम्हें अपने ठिकाने तक ले जाएगा। मर्चेंट लीडर अब भी गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है। तुम बलच, एक दिन पछताओगे। और वो भागते हुए अपने कैंप पहुंचे, जहां पहले से मर्सनरीज उनका इंतजार कर रहे थे। घबराहट और गुस्से के तूफान के बीच मर्चेंट लीडर गुस्से में पागल हो रहा था। बलक ने हमारा सारा सामान लूट लिया, अब बहुत हो गया। मर्सनरीज तैयार हो जाओ, इस बार सब खत्म कर दो। रात का सन्नाटा था। जंगल गहराई से सांस ले रहा था और उसी खामोशी को चीरता हुआ एक परिंदा आसमान में मंडरा रहा था। उसकी तेज नजरें जंगल के बीच एक हल्की रोशनी पर जा टिकी और फिर वो सीधा नीचे उतरकर एक
नजदीक हाथ पर आकर बैठ गया। अयन उसके चेहरे पर ठंडी आग थी। उसने उस परिंदे की आंखों में देखा और बर्फ जैसी आवाज में बोली, अब ये खत्म नहीं होगा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। हमारा अपमान किया है, अब सिर्फ खून से माफी मिलेगी। उधर डेंस फॉरेस्ट के बीच मर्सनरीज का एक दस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अंधेरे में छायाओं की तरह उनका लीडर मर्चेंट लीडर की तरफ मुड़ा। तुम्हारा सामान लूट लिया गया है, अब बातें करने से कुछ नहीं होगा। बलेक्स को या तो मारो या गुलाम बना दो। पर मर्चेंट लीडर झिझक रहा था। उन्हें हराना आसान नहीं है, वो लड़ते नहीं, वो शिकार करते हैं। मर्सनरी लीडर हंसा। तो फिर हमें हायर क्यों किया? हम तुम्हारा बैकअप प्लान ही तो थे। उसने एक माचिस की तीली जलाई, सिगरेट सुलगाई और आगे बोला, हमने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, अब मुनाफा भी चाहिए, और अगर लड़ाई छिड़ी तो स्पॉइल्स भी हमारे। मर्चेंट ने लंबी चुप्पी के बाद सिर हिलाया। ठीक है, जो करना है कर। और अब तय हो गया, रात में छुपकर हमला होगा। मर्सनरीज सिगरेट जला रहे थे। एक ने जलती तीली अपने साथी को दी, फिर तीसरे ने कहा, रुको, मैं भी उसी तीली से जला लेता हूँ। साथी ने टोका, बैटल सुपरस्टिशन है, 3 लोग एक माचिस से सिगरेट जलाएं तो मौत आती है। तीसरे ने हंसते हुए सिगरेट जलाई। बकवास है, सब एक थी। सीधा उसके माथे के बीचों बीच वो वहीं ढेर हो गया। बाकी कुछ समझ पाते, दूसरा थी, दूसरे की खोपड़ी भेद गया। लेकिन मर्सनरी लीडर अब भी मर्चेंट से अपनी पुरानी स्लेवरी डील्स की डींगे मार रहा था। हमने पहले भी ऐसे बारबेरियन पकड़े हैं, बिकते हैं अच्छे दाम पर। मर्चेंट लीडर का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखें फैल गईं। पीछे देखो। मर्सनरी लीडर ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, तीसरा तीर सीधा माथे में, सारी डींगे वहीं खत्म। मर्चेंट लीडर चिल्लाया, सिगरेट बुझाओ जल्दी, वो हमारी लाइट से निशाना लगा रहे हैं। दूर से आन की आवाज आई, सिर्फ सिर पे मारना है, उन्हें दिखाओ कि बालक का डर कैसा होता है। विकौर कुछ पल के लिए चौंका। ये लोग सिर्फ सिगरेट की रोशनी से इतनी सटीक निशाना कैसे लगा सकते हैं? तभी आन बैरल्स उठाए हुए आया और वाइकोर को देखकर बोला, ओ गुलाम, ये ले। वाइकोर ने तुरंत टोका, अब मैं गुलाम नहीं, कॉमनर हूँ। आहान हंसा, कॉमनर, स्लेव, फर्क क्या पड़ता है? मर्सनरीज के बीच कैओस फैलने लगा था। एक ने ढाल लगाकर तीरों से बचाव किया। मेजर्स तैयार हो जाओ, शील्ड बेरर्स फॉर्मेशन लो, एरोज यूजर्स रिटेलिएशन के लिए रेडी। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। 2 पेड़ों के बीच 2 तीर फंसे थे और उनके बीच एक रस्सियों से लटकता हुआ बैरल। फिर एक नहीं, कई सैकड़ों तीर आसमान में उड़ते हुए बैरल्स के साथ गिरने लगे मर्सनरीज के कैंप पर। एक मर्सनर चिल्लाया, ये तो शराब है। बलक ने अल्कोहल फिल्ड बैरल्स लॉन्च किए। जैसे ही मर्सनरी को समझ आया कि बालक ने क्या प्लान बनाया है, वो कुछ कर पाता। तभी जंगल की शांति एक इन्फर्नो में बदल गई। तेज जलती हुई एरोज अल्कोहल फिल्ड बैरल्स से टकराए और फिर विस्फोट। सारा इलाका आग की लपटों में घिर गया। चीखें, जलती हुई त्वचा की बदबू। मर्सनरीज भागने की कोशिश कर रहे थे पर बहुत देर हो चुकी थी। मर्चेंट लीडर एक पेड़ के पीछे छिपा, उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने एरोज से बैरल्स में ऑयल लॉन्च किया था, वो दंग था। बलक इतने तेज दिमाग वाले कैसे हो सकते हैं? उसी पल उसके पीछे से कोई आहट हुई। झाड़ियों से एक परछाई निकली। मर्चेंट ने डरते हुए पलट कर देखा। तुम वही दखलंदाज बलक कमीने हो, मुझे मारोगे तो पछताओगे। उसने कांपते हुए एक कागज निकाला। ये देखो, एक्सप्लोरेशन परमिट है, डिप्टी काउंसिल ने साइन किया है, अंडरडॉग सिटी के। फिर उसने धमकी दी, अगर मुझे कुछ हुआ तो बास्केविल परिवार बदला लेगा। पर सामने खड़ा इंसान बस शांत खड़ा था, लाल आंखों वाला वाइसर। वो मुस्कुराया। डिप्टी काउंसिल नाम क्या बताया उसका? मर्चेंट लीडर बोला, वाइसर, कुख्यात वाइसी। वाइसर की आवाज में अब ठंडक थी। माफ करना, मैंने तो ऐसा कोई परमिट कभी साइन नहीं किया। मर्चेंट लीडर की सांस अटक गई। उसने गौर किया, तुम वाइसर? वो नाम पूरा कह पाता पर तीर चल चुका था। मर्चेंट का सिर पीछे को झटका और जिंदगी वहीं खत्म। वाइसर बोला, बास्करविल सील की फॉर्जरी करने वालों की सजा मौत होती है। तभी आन अपने भेड़िए पर तेजी से आई और चिल्लाई, वाइसर भागो, वो आ रहे हैं। तुम तो सिर्फ एक स्लेव हो। वाइसर ने सिर घुमाया। उसकी आवाज में गूंज थी, मैं गुलाम नहीं हूँ, कभी था भी नहीं। दूसरी ओर मर्सनरीज अब भी इनकमिंग एरोस को शील्ड्स से रोक रहे थे। लेकिन अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बलेक्स के एरोज आना बंद हो गए थे। एक मर्सनरी बोला, लगता है डर गए हैं, हमला रुक गया। दूसरा चिल्लाया, अब इनका अंत होगा, पीछा करो। पर जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक जमीन पर कुछ भारी चीज आकर गिरी। ढाई पेड़ों के बीच से राक्षसी गड़गड़ाहट आई और मर्सनरीज की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी एन ने एक बार फिर वाइसर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही भावना थी। तुमने आग का जिस तरह इस्तेमाल किया, वो जंग नहीं थी, वो कला थी। अब तुम सचमुच एक महान बलाक बन गए हो। वाइसर ने हल्की मुस्कान दी। अजीब बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है जब तुम्हें देखता हूँ। उसकी निगाहें मुड़ गईं। सामने खड़ी थी मैडम एट लेग्स। उसकी प्रेजेंस ही डरावनी थी। वाइसर ने गंभीर होकर कहा, लगता है अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैट्रियार्क मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, तुमने काफी कुछ हासिल किया है। भूख की समस्या सुलझाई, बिना खून बहाए युद्ध रोके, सस्ते जर से लड़ाकों की बीमारी की असल वजह ढूंढी। उसने वायसराय के कंधे पर हाथ रखा। तुम एक सच्चे वॉरियर हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज पूर्णिमा है, आज इसे हीरो का स्प्रिंग ले
समझा। आन खड़ी हुई और बोली, हाँ माँ। चलते हुए उसने वाइसर की बाह को पकड़ लिया और हल्के हंसी में बोली, आमान कुछ ज्यादा ही चुप है आजकल, है ना? वाइसर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर ओमन पर गई। उसे मर्चेंट लीडर की वो बात याद आई, बलक शामन, जो फॉरेस्ट गॉड का प्रॉक्सी है और एक सीक्रेट ट्रेड को अनुमति देता है। उसका मन सवालों से भर गया। रात गहरा चुकी थी। वाइसर अब हीरो स्प्रिंग में था। पानी की गर्माहट उसके घावों को सुकून दे रही थी। उसने आंखें बंद की। सांसें धीरे धीरे लंबी होती चली गई और उसके शरीर की टूटी हड्डियां, थकी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे भरने लगी। वाइसर ने जैसे ही पानी में अपने शरीर को ढील दिया, उसे एहसास हुआ कि उस बूढ़े शामान की चिंता बेवजह नहीं थी। ये स्प्रिंग वाकई चमत्कारी था। वो मन ही मन सोचने लगा, बास्करविल की रिवर स्टिक से भी ज्यादा असरदार है ये। और सबसे बड़ी बात, कोई एज लिमिट नहीं है। उसकी निगाहें सामने गई। आन भी उस स्प्रिंग में थी। वाइसर ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अगर तुम भी इस पानी में रहोगी तो इसका असर कम हो सकता है। मैट्रियार्क ने साफ कहा था, ये सिर्फ मेरे लिए है। आन ने हंसते हुए जवाब दिया, सच्चे बालक ऐसी छोटी बातों की फिक्र नहीं करते। फिर वो अचानक गंभीर हो गई। वैसे सर एडोनाई का धन्यवाद करना चाहिए जिसने ये स्प्रिंग ढूंढा। वाइसर ने सिर उठाया। एडोनाई? वो कौन? आन की आंखों में गर्व चमका। मैडम 8 लेग से भिड़ने वाला अकेला वॉरियर, हमारी लेजेंड्स का सबसे ताकतवर योद्धा। फिर बोली, अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो विलेज में जिंदा नहीं रह पाओगे। वाइसर ने हल्के से सिर हिलाया। अगर वो सच में उस मॉन्स्टर से भिड़ चुका है तो इज्जत तो बनती है। आन ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वो मुड़ गई और बुदबुदाई, इन बाहरी लोगों से बात करना ही सबसे मुश्किल काम है। उसे अपनी माँ की बात याद आई। वाइसर अब आउटसाइडर नहीं, विलेज का कॉमनर है। और अगर वो इस स्प्रिंग से ठीक हो गया तो शायद वो वही बन सके जो उसे बनना था। उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। वो धीरे से फुसफुसाई, आज मैं वाइसर को अपना बना लूंगी। एन ने अचानक बात बदली, मुझे पता है वो मर्चेंट कितने मुनाफे कमा रहे थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो मैं खुद निपट लेती। वाइसर ने मुस्कुरा कर देखा। सच में? आन झेप गई। हाँ, मुझे एम्पायर में डायमंड्स और कॉर्न के दाम का फर्क पता है। वाइसर ने पूछा, अच्छा कितना फर्क है? आन ने सोचा, एक डायमंड की कीमत 20 कॉर्न्स। वाइसर ने कुछ नहीं कहा। आन ने जल्दी से एस्टिमेट सुधारा, नहीं 30 कॉर्न। वाइसर ने सिर हिलाया, गलत। फिर उसने असली संख्या बताई और आन की आंखें फटी रह गई। इतने ज्यादा? एक डायमंड के बदले इतने सारे कॉर्न? उसने झट से अपना मुंह ढक लिया। फिर बोली, मुझे तो पहले से पता था। एम्पायर का लॉजिक ही अजीब है। वैसे भी वो स्टोन करते क्या है? वाइसर ने गहरी नजर से देखा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक बात जरूरी है, तुम मुझे क्या बुलाओगी? वाइसर? यसले? आन थोड़ी देर सोचती रही, फिर खड़ी होकर उसके पास आई। उसने वाइसर की ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई और आंखों में आंखें डालकर बोली, ना वाइसर और ना इसले। वो धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब झुकी। मैं तुम्हें वो बुलाना चाहती हूँ जो। लेकिन तभी कुछ बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए स्प्रिंग में कूद पड़े। आन ने चौंक कर पीछे देखा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बच्चे हंसते हुए बोले, कमांडर और ये है वाइसर का भाई। आन भौचक्की रह गई, इतनी आसानी से यहाँ आ गए? कौन लाया तुम्हें? बच्चों ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आओ ना खेलो हमारे साथ। वाइसर ने थोड़ा मुस्कुराकर सोचा, अगर ना वाइसर और ना स्लेव तो फिर क्या बनाना चाहती हो मुझे? एन ने बच्चों की तरफ देखा और चिल्लाई, तुम नालायकों को पता है तुम लोग अंदर आओगे तो स्प्रिंग की एफिकेसी आधी हो जाएगी। वाइसर ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, किसी ने कहा था सच्चे बलाक ऐसी चीजों में कंजूसी नहीं करते। पीछे खड़े 2 बच्चों ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ कमांडर कंजूस है। आन की बगल में खड़ी एक छोटी लड़की बोली, मैट्रियार्क ने खुद कहा था जो बच्चे मर्चेंट्स की दवाओं से बीमार हैं उन्हें इस स्प्रिंग में लाओ। आन के चेहरे पर कुछ समझ आने का भाव था, लेकिन साथ में थोड़ा शर्मिंदगी भी। उसने धीरे से सोचा, क्या माँ ने ये सब सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया? तभी पीछे से आहान ने आगे बढ़कर वाइसर को धन्यवाद दिया, तुमने मेरी छोटी बहन की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। उसकी छोटी बहन ने भी हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू वॉरियर। आहान ने आंखों में पछतावा लेकर कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। विसर अब तक चुपचाप खड़ा था, सब कुछ सुनकर बस इतना बोला, अच्छा। आन की भौहें तनी, बस लोग यहाँ तुमसे माफी मांग रहे हैं और तुम्हारा जवाब है अच्छा? वाइसर ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। आहान में जरूरत से ज्यादा गुस्सा है। आहान ने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराई, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। फिर वो वाइसर की तरफ देखकर चिल्लाई, वेलकम टू बलाक वॉरियर। वाइसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। करीब 2 साल बाद एक जोरदार मुक्का सीधा आहान के चेहरे पर पड़ा। आहान जमीन पर गिरा, दर्द से कराहते हुए। उसके सामने खड़ा था अब 17 साल का हो चुका विकीर वन बास्करविल। उसने नीचे पड़े आहान की तरफ देखा और कहा, तुम उम्मीद से ज्यादा रोने वाले निकले। आहान फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक और राउंड, लेकिन वाइसर बिना पीछे देखे मुड़ गया। स्पारिंग आज के लिए खत्म। आहान चिल्लाया, तुम भाग रहे हो? वाइसर ने चलते हुए जवाब दिया, नहीं मैं बस थोड़ी देर टहलना चाहता हूँ। वो चला गया और पीछे से आहान के 2 दोस्त उसे उठाने आ गए। आहान ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़का बिल्कुल शैतान है, चोट से उभरने के बाद और भी खतरनाक बन गया है। एक दोस्त ने कहा, मैंने सुना है उसकी मार्क्समैनशिप अब कमांडर आहान के बराबर पहुंच गई है। दूसरे दोस्त ने शक भरी निगाह से देखा, कमांडर आहान के बराबर? क्या मजाक है, मैं तो खुद एक पंच में आहान की नाक से खून निकाल सकता हूँ। आहान ने सिर झटकते हुए कहा, वाइसर ने मुझे मारा ही नहीं, उसका पंच मेरी नाक से कुछ इंच पहले ही रुक गया था। दोनों दोस्त चौंक गए, मतलब तुम्हारी नाक से जो खून निकला वो सिर्फ उसके पंच की हवा से था? दूसरी तरफ वाइसर पसीने से तर था। लंबी सांस लेते हुए उसने दीवार की तरफ देखा, वो दीवार जिसमें कई विशाल गड्ढे पड़ चुके थे। उसने गर्व से कहा, अब मैं 6 टेक्निक को पूरी तरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 6 पैंग पूरी तरह कंट्रोल में है। 17 की उम्र में ये मुकाम हासिल करना एक अविश्वसनीय प्रगति थी, लेकिन
वाइसर जानता था अभी रास्ता लंबा है, 10वीं तकनीक तक पहुंचने में वक्त लगेगा। उसके पास अब 6 मोना सर्कल्स थे और वो अब एक हाई रैंक ग्रेजुएट माना जाता था। उसने सोचा रिवर स्टिक्स का वरदान, बीबी, अब मेरी डिमोनिक सोर्ड, बलैक की असैसिन टेक्निक्स और मार्क्समैनशिप, इन सब से अब मैं सबसे ऊंचे ग्रेजुएट से भिड़ सकता हूँ। फिर वो खुद से बुदबुदाया, 2 साल हो गए डीप फॉरेस्ट में कदम रखे, क्या अब वक्त आ गया है बलाक से विदाई लेने का। कुछ वक्त बाद वाइसर और एआन जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। वाइसर ने जमीन पर निगाह डाली, ये डीप फॉरेस्ट स्नेक मसासू का ट्रेल है। आन ने धीरे से सिर हिलाया। वो पुराना और विशाल सर्प वाइसर बोला, अगर इसे पकड़ लिया तो गांव के लिए कम से कम 4 दिन का खाना मिलेगा। फिर उसने एएन की तरफ देखा, तुम कुछ और सोच रही हो क्या? आन थोड़ा चौंकी, उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। ना नहीं, और कुछ नहीं। वो जल्दी से बात बदलते हुए बोली, एक और हंटिंग ग्रुप ने मुझसे कुछ पूछने को कहा था। विसर ने शक की नजरों से उसे देखा, क्या छुपा रही हो? आन ने एक छोटा सा चमकदार नाइफ निकाला, ये उन्होंने एक इंपीरियलिस्ट से लिया है जो डीप फॉरेस्ट में घुस आया था। फिर उसने पूछा, तुम इस सिंबल को पहचानते हो? वाइसर ने नजर डाली और कुछ ही पल में उसकी आंखें संकुचित हो गई। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये एम्बलम लीवियथेन क्लैन का है, 7 इंपीरियल क्लैंस में से एक, बस्करविल क्लैन के साथ साथ सबसे पुराना और खतरनाक नाम। आन ने धीमी आवाज में विकर को बताया कि शुरुआत में उन्हें शक था, वो खंजर शायद उसी भाड़े के गुट से जुड़ा हो सकता था जिसे उन्होंने 2 साल पहले खत्म कर दिया था। लेकिन राहत की बात थी कि ये सच नहीं था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने बताया कि हेडक्वार्टर के आसपास कई जगहों पर लाल रंग के एक अजीब तरल के निशान मिले थे, जैसे किसी ने शीशे की बोतल से उसे वहां गिराया। लेकिन जिसने भी ऐसा किया वो बड़ी जल्दी वहां से भाग गया। हालांकि उनकी हंटिंग टीम एक आदमी को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन उसने जहर निगल लिया, एक ऐसा जहर जो उसने अपने मुंह में छुपा रखा था। वो मर गया और पीछे सिर्फ एक खंजर छोड़ गया जिस पर लेवियन क्लैन का चिन्ह बना था। कुछ पल चुप रहकर आन ने विकर से एक ऐसा सवाल पूछा जो बिल्कुल निजी था, क्या तुम अपने पुराने गांव लौटना चाहते हो? विकर चौंक गया। इस अजीब और गंभीर सवाल ने उसे असहज कर दिया। उसने धीमे सुर में पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? और ऐसे अजीब से चेहरे के साथ। आन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे झूठ पसंद नहीं है और न ही अधूरी बातें। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे पूरी ईमानदारी से बात करो। उसकी आवाज थरथरा रही थी। फिर उसने बताया, एक और इंपीरियलिस्ट हाल ही में डीप फॉरेस्ट में दाखिल हुआ है और मुझे लगता है वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। विकर का चेहरा एकदम सख्त हो गया, उसकी आंखें फैल गईं, उसकी सांसें थम गईं। आन उसकी हर हरकत, हर माइक्रो एक्सप्रेशन को गौर से देख रही थी। फिर उसने वो बात कही जो अब तक उसके दिल में दबी हुई थी। वो लड़की, वो भी डीप फॉरेस्ट में आई है। 2 साल पहले जब तुमने मदम का सामना किया था, उसके बाद से वो लड़की एक खोजी दल के साथ यहाँ आई है। मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में कुछ ढूंढ रही है। आन की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन सवाल जोर से गूंजा, अगर वो तुम्हारे सामने आई तो क्या तुम उसके साथ जाओगे? उसके दिल में सैकड़ों सवाल गूंजने लगे। क्या विकर नाराज होगा कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई? अगर विकर जाने को तैयार हुआ तो क्या वो उसे रोक पाएगी? क्या ट्राइबल रूल्स उसके सामने कुछ भी मायने रखेंगे? वो सोच ही रही थी, तभी विकर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज सदी हुई थी लेकिन दृढ़, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आन की आंखें चमक उठी। सच कह रहे हो? उसने धीरे से पूछा। विकर ने सिर हिलाकर उसकी ओर देखा। उसके बाद जो हुआ वो किसी मासूम खुशी जैसा था। आन ने अपने भेड़िए को गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, देखा, वो कहीं नहीं जा रहा। पर विकर के मन में तूफान चल रहा था। क्या एम्पायर को अब तक ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ? उसने तय किया, वो तभी वापस लौटेगा जब अपनी शक्ति को ह्यूको से पूरी तरह छिपा सकेगा, बिना एक भी लहर उठे। वो औरत, क्या वो कुसमोर है? उसके जहन में उस लड़की की झलकें तैर गई। क्या उसे याद भी है कि मैंने उसकी जान बचाई थी, या ये सब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा है? उसने गौर किया। मॉर्ग और बास्करविल क्लैन ने मिलकर डीप फॉरेस्ट में खोजी दल को आने की इजाजत दी थी। क्या उसकी मौत ने इन दोनों परिवारों को करीब लाने में कोई भूमिका निभाई थी? अब उसे समझ आ रहा था, उसे डीप फॉरेस्ट से बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना होगा। इन्हीं विचारों में डूबा विकर नदी के किनारे खड़ा था। उसके पास आन भी खड़ी थी। माहौल शांत था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक विशाल मछली अचानक नदी से उछली, इतनी बड़ी कि पानी की छींटों ने दोनों को भिगो दिया। मछली जमीन पर गिरी, तड़प रही थी, दर्द भरी आवाजें निकालते हुए, और फिर वो शांत हो गई। वो मर चुकी थी। आन ने उसकी तरफ देखा, आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ये लंगफिश है? वो सोचने लगी, क्या इसका नदी से बाहर कूदना इस बात का संकेत है कि बारिश का मौसम आने वाला है? उसने कहा, इस आकार की मछली अगर अब दिख रही है तो शायद इस बार बारिश लंबी चलेगी। पर तभी विकर ने कुछ नोटिस किया। उसने गौर से देखा, मछली के शरीर में एक तीर धंसा हुआ था। चौंकते हुए उसने मछली का पेट चीरना शुरू किया। जो कुछ सामने आया उसे देखकर दोनों की रूह कांप उठी। मछली के पेट में एक इंसानी कंकाल था और वो हाथ में उसी तीर को पकड़े हुए था। आन उसके कपड़े देख रही थी। उसकी आंखों में संदेह की लहर थी। क्या ये लोको ट्राइब का हो सकता है? वो बुदबुदाई। फिर उसने देखा, जहाँ तीर मछली के शरीर में घुसा था वहाँ हल्की सी खरोंचें थी, जैसे अंदर मौजूद शख्स ने तीर के जरिए खुद को बचाने की कोशिश की हो। उसने गहरी सांस ली। लंगफिश मूर्ख जीव है, ये तो सिर्फ मरे हुए शरीर खाता है, मगर ये सब कुछ तो अजीब है, बहुत अजीब। विकर ने उस अजीबो गरीब मछली और उसके पेट से मिले कंकाल के बारे में सोचते हुए कहा, हो सकता है वो इंसान इतना कमजोर हो गया कि वो मछली उसे मरा हुआ
समझ बैठी। आन ने गहरी सोच में डूबी निगाहों से उसे देखा, लेकिन इतनी कमजोरी के साथ कोई शिकार पर क्यों निकलेगा। विकर का चेहरा गंभीर हो गया। शायद उस इंसान की ट्राइब में हालात इतने बिगड़ चुके हों कि लोगों को जिंदा रहने के लिए मौत से जूझना पड़ रहा हो। फिर उसने धीमे सुर में कहा, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है इस जंगल के अंदर, हमें जांच करनी होगी। और फिर दोनों जंगल के भीतर और गहराई तक चले गए, लेकिन जो दृश्य वहां उनका इंतजार कर रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आन का चेहरा फट पड़ा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा झकझोर दी हो। पेड़ों के नीचे जमीन पर चारों ओर बिखरी थी लाशें, इंसानी जिस्म जो अब सिर्फ खोखली खोली बन चुके थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सारे लोको वॉरियर्स हैं क्या ये सब मर चुके हैं? विकर झुका और एक लाश की जांच करने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसने देखा शरीर पर लाल धब्बे थे, उल्टी और दस्त के निशान साफ थे। वो बुदबुदाया, ये कोई बीमारी है, कोई खतरनाक बीमारी। आन ने दूसरी तरफ इशारा किया। इतनी रात हो चुकी है लेकिन गांव में कहीं आग नहीं जल रही, खाना नहीं पक रहा। धीरे धीरे रात गहराती गई और वे लोगों गांव के अंदर पहुंचे। विकर ने चारों ओर देखा, हर जगह सन्नाटा, कोई हलचल नहीं, बस सूखी जमीन और झाड़ियों की झीनी सरसराहट। उसने फुसफुसाकर कहा, यहाँ जिंदगी का कोई निशान नहीं है, ये जगह जैसे मर चुकी हो। आन ने एक टेंट का पर्दा हटाया और तभी एक झुंड मक्खियों की आवाज गूंजी और अंदर एक सड़ी हुई लाश मिली। वो चीख पड़ी, विकर, यहाँ एक लाश है। विकर भागा, लेकिन अपने रास्ते पर उसने भी वही मंजर देखा, एक और शव। तभी उसके जहन में एक पुरानी डरावनी याद लौट आई। रिग्रेशन से पहले का समय, डीप फॉरेस्ट में एक भयानक महामारी फैली थी, रेड डेथ। एक ऐसी बीमारी जिसने न सिर्फ बारबेरियंस को बल्कि तमाम प्रजातियों को निगल लिया था। लक्षण वही थे, लाल धब्बे, उल्टियां, दस्त और असहनीय दर्द। कई लोग अपंग हो गए थे और मौत बेहद धीमी, यातना भरी होती थी। ये बीमारी इतनी घातक थी कि एम्पायर की सीमा तक फैल गई थी। आन अब घबरा कर चिल्लाई, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये भगवान का श्राप है। विकर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, ये श्राप नहीं है, ये एक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज। आन का चेहरा और ज्यादा डर गया। अगर ये बीमारी है तो बात और भी खतरनाक है। विकर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रिलैक्स, ये इतनी ज्यादा कंटेजियस नहीं है। उसकी बात से आन को थोड़ी राहत मिली। तो ये सच में कोई श्राप नहीं है? विकर ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम पहले वापस लौट जाओ। पर आन की आंखें भर आईं। अगर तुम मर गए तो? क्योंकि तुम पर श्राप लगा हुआ था। विकर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मरना ही है तो मर जाऊंगा। आन पीछे हट गई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अपनी मौत का फैसला कोई खुद कैसे कर सकता है? लेकिन विकर का चेहरा बदल चुका था। उसने चारों ओर देखा और कहा, इतनी लाशें देखकर लगता है पूरा लोको ट्राइब खत्म नहीं हुआ। वो लोग बीमारों को यहीं छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। उसने तय किया वो उनके बैरक्स से जरूरी सामान लेगा और फिर किसी सुरक्षित जगह जाकर आराम करेगा। आन उसकी ओर देखती रही, मन ही मन सोचती, ये इंसान बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। वो पलटी, जाने को तैयार हुई, लेकिन तभी वो ठिठक गई। उसके पूरे शरीर में झटका लगा। उसने वापस मुड़कर देखा और उसके चेहरे से चीख निकल गई, विकर की आंखें चौकन्नी हो गई। उसने उस दिशा में दौड़ लगाई जहां से चीख आई थी। आन जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। विकर ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए सामने इशारा किया। वो श्रापित है। वो एक छोटे बच्चे की ओर इशारा कर रही थी जो पास ही खड़ा था। भागो विकर, वो चिल्लाई। अगर तुम आगे गए तो मैं भी पीछे पीछे आऊंगी। लेकिन तभी उसके पैरों में ऐंठन सी आ गई। वो दर्द से करा उठी। विकर उसकी परवाह किए बिना उस बच्चे की ओर बढ़ा। वो झुका और ध्यान से देखा। बच्ची लगभग 5 साल की लग रही थी और साफ तौर पर लोको ट्राइब की नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी थी लेकिन खाली। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन उस सांसों में कोई जीवन नहीं था। विकर की निगाहें अब उस छोटी बच्ची पर टिक गई थी जो खामोश खड़ी थी, जैसे वक्त उसी के इर्द गिर्द थम गया हो। पास ही एक पत्थरों का ढेर था। उसके ऊपर एक मुरझाया हुआ फूल रखा था। विकर को एहसास हुआ ये बच्ची किसी की मौत का शोक मना रही थी। वो झुककर उसकी आंखों में देखता है, फिर बेहद नरमी से पूछता है, तुम कौन हो? बच्ची ने बिना कोई झिझक 3 शब्दों में जवाब दिया, लोकोस्लेव, किचन मेड। विकर का दिल एक पल के लिए थम गया। ये बच्ची लोको ट्राइब की गुलाम थी। उसने एक और सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पोमेरान। उस नाम में कुछ था जो अजीब था। वो नाम लोकल नहीं, इंपीरियल सा लग रहा था। विकर की आंखों में सवाल थे, क्या ये किसी इंपीरियल घराने की बच्ची थी जिसे लोगों ने पकड़ लिया था? लेकिन अगले ही पल उस बच्ची ने जो कहा उससे विकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोमेरान ला बास्केविल, वो ठिठक गया। क्या कहा तुमने? बच्ची ने अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखा और दोहराया, पोमेरान ला बास्केविल। ला, वो नाम किसी आम परिवार का हिस्सा नहीं था। बास्केविल क्लैन में वैन नाम दिया जाता था एक्सटेंडेड लिनियज को, एल दिया जाता था डायरेक्ट मेल लिनियज को, और ला, वो नाम बेहद दुर्लभ था, दिया जाता था डायरेक्ट फीमेल डिसेंडेंट्स को। विकर के लिए ये नाम किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आन की निगाह बच्ची की गर्दन की ओर गई। वहां एक पेंडेंट झूल रहा था। उसने इशारा किया, वो उस लॉकेट को देखो। विकर ने बिना कुछ कहे उस लॉकेट को पकड़ा और खोला। अंदर जो तस्वीर थी वो देख उसकी सांसें रुक गई। ह्यूगो, उस लॉकेट के अंदर ह्यूगो की तस्वीर थी। वही ह्यूगो बास्केविल क्लैन का पिता। विकर की आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल उठी। ये तस्वीर, ये पेंडेंट, ये यहाँ क्यों है? बॉम की आंखों में डर साफ झलक रहा
रहा था। वो कांपते हाथों से लॉकेट को पकड़ने लगी, जैसे किसी ने उसकी आखिरी चीज छीन ली हो। विकर की आवाज अब आग बन चुकी थी। ये लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, बोलो। लेकिन तभी आन ने उसका हाथ पकड़ा। इस तरह पूछोगे तो वो कुछ नहीं बताएगी, मुस्कुरा कर पूछो। विकर को एहसास हुआ कि वो अपने इमोशंस में बहकर सब भूल गया। उसने गहरी सांस ली, फिर बच्ची की ओर देखकर शांत आवाज में पूछा, ये लोग कौन है इस तस्वीर में? आन हंस दी। तुम मुस्कुरा भी सकते हो। ओम ने धीरे से लॉकेट खोला और तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी माँ है, दादी, और ये मेरे दादा है। विकर का दिल फिर से बैठ गया। वो फ्लैशबैक में खो गया। उसे याद आया, एक बार बटलर बारामोर ने उससे एक रहस्य साझा किया था। उसने बताया था कि ह्यूगो बास्केविल एक समय बहुत लविंग इंसान था। अपनी पहली पत्नी रॉक्साना से बेहद प्यार करता था, लेकिन रॉक्साना की मौत ने ह्यूगो को नहीं बदला, उसे बदला था पेनेलोपी के खो जाने ने। रॉक्साना की कोख से जन्मी ह्यूगो की इकलौती बेटी पेनेलोपी, उसे बारबेरियन लोग उठा ले गए थे। उस दिन से ह्यूगो ने सब कुछ छोड़ दिया। वो खुद एम्पायर की बॉर्डर पर जाकर बस गया। कैपिटल के बास्करविल लोगों को लरू लेनोir माउंटेन पर शिफ्ट कर दिया, जहाँ बारबेरियन लोग छुपे रहते थे। वो हर दिन हत्याएं करता था, मॉन्स्टर हो या बारबेरियन, उसे बस पेनेलोप चाहिए थे। लेकिन पेनेलोप की कोई खबर नहीं मिली। ह्यूगो पागल हो गया था। वो एक भावनाहीन हत्यारा बन चुका था और विकर हमेशा सोचता था कि ये सब एग्जैजरेटेड बातें, लेकिन अब सामने खड़ी ये बच्ची उसी पेनेलोपी की बेटी थी। ओमिरान ला बास्करविल, ह्यूगो की सीधी पोती। वो सच जो सदियों से दबा पड़ा था आज उजागर हो गया था। विकर की आंखों में अब कोई युद्ध नहीं, एक सवाल था, अगर ह्यूगो इस बच्ची को देखेगा तो क्या करेगा? उसकी पोती, लेकिन आधी बारबेरियन, वो ह्यूगो जो बारबेरियनों से नफरत करता था, जिसने अपने बच्चों को भी केवल एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। विकर ने धीरे से पोमेरान के सिर पर हाथ फेरा, उसके सूखे उलझे बालों में एक शांति की उम्मीद छोड़ दी। उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो जान गया था इस बच्ची को लोगो ट्राइब ने कभी इंसान नहीं समझा। उसे वो सम्मान, वो अपनापन कभी नहीं मिला जो एक बच्ची को मिलना चाहिए। विकर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। पॉम कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी उंगली उसकी ओर उठी। माँ की आंखें और बाल तुम्हारे जैसे ही थे। विकर हंस पड़ा, हम बास्करविल के सारे हाउंड्स एक जैसे ही दिखते हैं। फिर मजाक में बोला, मैं तुम्हारा अंकल बन गया क्या? चाचा। ये शब्द जैसे पॉम के दिल में उतर गया। उसकी नजर माँ की कब्र पर गई। उसे याद आया, माँ ने कहा था अगर कभी किसी लाल आंख वाले को देखो तो उसके साथ चले जाना, और अब उसके सामने वो खड़ा था। पिया ने उसका हाथ थाम लिया। यही वो पल था जब आयरन ब्लडेड सोर्ड क्लैन के दो बचे हुए लोग एक दूसरे से मिले थे। अगली सुबह पॉम तंबू से बाहर निकली और बोली, कहाँ जा रहे हो? विकर ने बताया, क्लान की मैट्रियार्क ने एक मीटिंग बुलाई है। पॉम दौड़ते हुए आई, मैं भी चलूंगी। वो खुद ही उसकी बाहों में चढ़ गई और विकर को एहसास हुआ शायद वो अब अकेली रहने से डरती है। एक तरह से अच्छा था कि वो उस पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन विकर के माथे पर चिंता की लकीरें थी। एक बच्ची को संभालना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसने उसे पीठ पर उठाया और जंगल की ओर बढ़ चला, पर उसका दिल जानता था ये ब्लैक्स विलेज इस बच्ची के लिए सही जगह नहीं है। उसे ह्यूगो से दूर ले जाना होगा, लेकिन एम्पायर की सीमा के भीतर जहां सुरक्षा हो, शांति। पॉम उसके कंधे पर सो चुकी थी। विकर ने उसकी मासूम सांसों के बीच एक फैसला किया। वो चिवावा से मदद मांगेगा और शहर की ओर रुख करेगा। उधर मैट्रियार्क का तंबू हवा में बेचैनी थी। क्लैन की प्रमुख एक गंभीर मुद्रा में सभी सदस्यों की ओर देख रही थी। बारिश का मौसम आने वाला है, उन्होंने कहा, और अगर तब तक ये बीमारी फैली रही तो तबाही और भी बड़ी होगी। एक एल्डर बोला, ये बीमारी नहीं, श्राप है। एंसेस्टर्स नाराज है, हमें एक बड़ा रिचुअल करना चाहिए। आन उठी, ये कोई श्राप नहीं है, हमें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए वरना ये फैलता रहेगा। एल्डर्स चिल्ला उठे, हम कैसे छोड़ सकते हैं ये जमीन? ये तो हमारे पूर्वजों की राख की भूमि है, हम यहाँ 2 सदियों से रहते आ रहे हैं। आन की आवाज भारी हो चुकी थी, आप अपने मृत पूर्वजों की मिट्टी बचा रहे हैं और आपकी संतानें मर रही हैं, शामन्स कह रहे थे। पूर्वजों की कब्रें नजरअंदाज करने से ही ये श्राप फैला है, आन का समूह कह रहा था। ये कोई जंगली मशरूम या संक्रमित कीड़े से फैल रही बीमारी है। तर्क, विरोध, आस्था, विज्ञान सब आपस में टकरा रहे थे। आखिरकार सबने फैसला मैट्रियार्क पर छोड़ दिया, लेकिन मैट्रियार्क भी दुविधा में थी। विकर पीछे बैठा चुपचाप सब सुन रहा था। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, रेड डेथ, एक बीमारी जो कभी एम्पायर में फैली थी। ब्लैक डेथ, जितनी घातक। वो याद कर रहा था एम्पायर के वो 2 नाम, कुस मॉर्ग क्लैन से जिसने फायरवॉल स्पेल से बीमारी को रोका था, और डोअर कोवेट्स की सेंटेस जिसने अपने दिव्य स्पर्श से पूरे गांव को शुद्ध कर दिया था। अब ये जंगल फिर उसी इतिहास के दहलीज पर खड़ा था, लेकिन ये इलाज सिर्फ एम्पायर तक सीमित था। लरेट लेनोir की पहाड़ियों में रहने वाले ज्यादातर बारबेरियंस पहले ही इस बीमारी की बलि चढ़ चुके थे, और इस तबाही में भी बास्करविल क्लैन को फायदा हुआ। बारबेरियन जैसे ही गायब हुए, जंगल का संतुलन बिगड़ गया। लो रैंक मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। आम लोग मारे जाने लगे। एम्पायर ने बॉर्डर की रक्षा करने वाली बास्करविल क्लैन को सपोर्ट देना शुरू किया। उन्होंने पूरे जंगल में मॉन्स्टर सबजुगेशन शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने बॉर्डर की रक्षा कर ली, और ह्यूगो ने इस कामयाबी को अपने पॉलिटिकल
हथियार में बदल लिया। लेकिन विकर ये सब होने नहीं देना चाहता था। वो जानता था अगर ह्यूगो को इस संकट का फायदा उठाने दिया गया तो वो एम्पायर के सबसे खतरनाक राजनेताओं में से एक बन जाएगा। विकर ने हाथ उठाया। मैट्रियार्क की नजर उस पर पड़ी। विकर ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे पता है रेड डेथ को कैसे रोका जा सकता है। तभी एक दृश्य उभरा। एक गॉब्लिन को उल्टा बांधा गया था। उसे एक बड़े बर्तन में पानी में डुबो दिया गया। कुछ पल बाद जब उसे बाहर निकाला गया उसके पूरे शरीर पर तेजी से लाल धब्बे उभरने लगे। बारबेरियंस चौंक गए। ये तो रेड डेथ है। उन्होंने बिना देरी किए उस गॉब्लिन को आग में झोंक दिया। इन्फेक्शन फैलने से पहले ही खत्म कर दिया। एयान ने विकर की ओर देखा। तुम्हारा कहना सही था, जितने गॉब्लिन्स को हमने संक्रमित पानी में डाला सब बीमार हो गए। क्या ये बीमारी सच में पानी से फैलती है? उसने पूछा। विकर ने सिर हिलाया। हाँ, संक्रमित पानी इस बीमारी का सबसे बड़ा जरिया है, पर चिंता मत करो, उसे उबाल दो तो वो झर मर जाता है। आन ने तुरंत आदेश दिया, एक और टेस्ट करते हैं। एक गोब्लिन को उबलते पानी में डाला गया, पर जैसे ही उसे बाहर निकाला वो मर चुका था। आन झेप गई। विकर मुस्कुराया। उबलते हुए पानी में नहीं, उबला हुआ ठंडा पानी इस्तेमाल करो। और जैसे ही उन्होंने 2 गॉब्लिन्स को उबाले हुए ठंडे पानी में डुबोया, कुछ नहीं हुआ। बारबेरियंस ने राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद की पहली किरण दिखी। अगर हम उबला हुआ पानी पिए तो क्या बीमारी से बच सकते हैं? किसी ने पूछा। मैट्रियार्क खुद विकर के पास आई। आज पहली बार मुझे लग रहा है शायद हम बच सकते हैं। लेकिन विकर अभी भी सतर्क था। रेड डेथ सिर्फ पानी से नहीं, आंखों, मुंह और हवा के जरिए भी फैल सकती है, खासकर सुबह की कोहरे में। अन्य व्यंग्य से शामन की तरफ देखा और कोई था जो इसे श्राप बता रहा था। शामन भड़क उठा। तो क्या अब हम बारिश के मौसम में पानी से दूर भागेंगे? विकर ने गंभीर स्वर में कहा। तुम ठीक कह रहे हो। जब बारिश आएगी नदियां उफनेंगी, हवा में नमी होगी, हर जगह गीला होगा, पानी उबालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें एक बड़ा कदम उठाना होगा। हमें गांव छोड़ना होगा। पूरा तंबू सन्नाटे में डूब गया। शामन गुस्से से कांप उठा। तुम्हें पहले भी बताया गया था, हम अपने पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़ सकते। क्या तुम काउंसिल ऑफ एल्डर्स की बात को ठुकरा रहे हो? विकर शांत रहा, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे हम ब्लैक्स टेरिटरी के अंदर ही रह सकते हैं, बिना गांव छोड़े। और बाहर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। बारिश थम चुकी थी और मुश्किलें अभी बाकी थी। लेनोर माउंटेन के नीचे लरू नदी उफान पर थी। पहले जहां समतल जमीन थी अब वहां सिर्फ कीचड़, दलदल और पानी ही पानी था। बारिश इतनी भयानक थी कि बुजुर्गों तक ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ एक जगह थी जो डूबी नहीं थी, ब्लैक विलेज। ऊंचाई पर खड़े 2 बारबेरियंस एक रस्सी को पूरी ताकत से खींच रहे थे। सामने वाला चिल्लाया, जोर से खींचो और मजबूती से बांधो। वो लोग गांव के 2 ऊंचे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने के लिए पुल बना रहे थे। एक तरफ से आवाज आई, बार्ड को ऊपर उठाओ, गिरना नहीं चाहिए। कुछ ही देर में पुल तैयार हो गया। अब उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बने घरों के बीच जाना आसान हो गया था। एक बारबेरियन ने देखा और चौंका। इतनी बारिश के बाद भी हमारा गांव कैसे नहीं डूबा? दूसरा मुस्कुराया। विकर की वजह से ये सब उसी की समझदारी है। पूरे गांव में आवाज गूंजने लगी, धन्यवाद विकर। हमारे हीरो। विकर खड़ा था, चुपचाप सोच रहा था, कितनी किस्मत है कि ब्लैक टेरिटरी में इतने ऊंचे पेड़ हैं। यही वजह है कि हम बच पाए। उसी वक्त पोमेरान एक झोपड़ी से बाहर रेंगती हुई आई। विकर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर विकर की नजर कुछ और देख रही थी। 2 बारबेरियंस दूर से उसे हाथ हिलाकर कुछ इशारा कर रहे थे। विकर ने आंखें सिकोड़कर देखा और तभी चिल्लाया, भागो, कुछ आ रहा है। एक पल बाद एक विशाल कैटफिश पानी से उछलकर उन बारबेरियन पर झपट पड़ी। वो चीख पड़े पर बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक तीर आकर सीधा उस मछली को लगा। वो तड़पती हुई वापस पानी में गिर गई। आन की आवाज गूंजी, दूर हो जा हरामी। विकर ने पूछा, क्या ये वही मसासू है? आन ने सिर हिलाया। हाँ, ये है सी। इस इलाके का कैटफिश किंग। दशकों से इसका आतंक रहा है। तभी सी फिर से आया और प्लेटफॉर्म से टकरा गया। बारबेरियंस गिरने लगे। विकर बिना सोचे समझे कूदा। अब तेरा खेल खत्म। उसका हाथ चमकने लगा। लाल रोशनी से बीबप प्रकट हुआ। विकर ने बास्करविल क्लैन की 6th टेक्निक इस्तेमाल की। 6 लर्किंग एम्बुशेस। 6 बार हमला। सी चिल्लाया और बुरी तरह घायल होकर पानी में भाग गया। गिरे हुए बारबेरियंस पेड़ की टहनी पकड़कर बच गए। बाकी सभी ने राहत की सांस ली। विकर ने फिर जान बचाई। हमारा रक्षक, हमारा हीरो। शामन ने नाक सिकुड़ते हुए मुंह फेर लिया। वो ये तारीफ सह नहीं पा रहा था। आन दूर खड़ी थी, चुप, पर उसके चेहरे पर तनाव था। आन ने मुस्कुराते हुए अंगूठा उठाया। पास कर दिया विकर। रात का समय। विकर की झोपड़ी के अंदर पोमेरन मुंह भरे बैठी थी। मामा, खाना तो लाजवाब है। आन भी वहीं थी और बिना बुलाए थे। विकर ने चौंक कर कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। आन ने मुस्कुरा कर कहा, पर तुम्हारे खाने की खुशबू रोक नहीं पाई खुद को। विकर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा हिस्सा नहीं बनाया था। आन ने शरारती अंदाज में कहा, जो गुलाम का है वो मालिक का है। विकर ने जवाब दिया, मैं गुलाम नहीं हूँ। आन ने मुस्कुरा कर कहा, तब भी मेरी बातों का बुरा मत मानो। पोमेरन ने दोनों को देखकर मासूमियत से कहा, तुम दोनों तो एक शादीशुदा जोड़े जैसे लगते हो। आन शर्म से लाल हो गई। उसने पोमेरान को गले लगा लिया। इतनी प्यारी हो तुम। पोमेरन भी हंस पड़ी। विकर हैरान था, ये सब इतने करीब कब हो गए? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। विकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। कोई वहां खड़ा था। आन ने आवाज में गुस्सा भरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आन भीगे हुए आंसू भरी आंखों से बोला, मैं जानता हूँ तुमने कई बार गांव को बचाया है, इस बार मेरी बहन को बचा लो। रात गहराती जा रही थी।
बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर जल रही एक लो बस वही एकमात्र रोशनी थी जो अंधेरे और बेचैनी के बीच टिमटिमा रही थी। उस रोशनी में बिस्तर पर लेटी थी ऑल, उसकी सांसें टूटी फूटी, शरीर पर लाल निशान और चेहरा दर्द से सना हुआ। विकर, आन और आहान तीनों उसे घेर कर खड़े थे, चेहरे पर चिंता और दिल में डर। कब से ऐसा है? विकर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। आहान ने बताया, कल जब हम लोग लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे वो दलदल में चली गई थी। आन ने कहा, ऑल बहुत नेक दिल है, हमेशा सबकी मदद करती है। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? पर उससे पहले टेंट के अंदर एक अजनबी दाखिल हुआ, भारी आवाज में गुर्राया। सबकी नजर घूमी। ओमन था, शामन। उसने गुस्से में ऑल को घूरा। कहा था बाहर मत जाना, सुना नहीं उसने। फिर उसने आन की तरफ मुड़ते हुए ताना मारा। जब किसी इंपीरियल स्पाई हरामी की बात सुनी जाती है तो ऐसा ही होता है। आन ने गुस्से में पलटकर जवाब देना चाहा, पर शामन की आंखें जल रही थी। तू भी बेकार है, अपने माँ बाप जैसा। और उसने आहन को थप्पड़ मार दिया। टेंट में सन्नाटा छा गया। फिर वो गरजते हुए बोला, ये बीमारी कोई आम चीज नहीं, ये देवता का श्राप है। इसे सिर्फ एंसेस्ट्रल राइट से ही हटाया जा सकता है। जाते जाते वो कह गया, अब तो मैट्रियर्क भी ये अनुष्ठान करने की इजाजत दे देगी। आन ने शामन की तरफ गुस्से से देखा पर कुछ बोल नहीं पाई। आहान वहीं खड़ा रहा, आंसू उसके गालों पर बहते रहे, चुपचाप। तभी विकर ने आगे बढ़कर कहा, अगर इलाज चाहिए तो एक तरीका है मेरे पास। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विकर ने आहान को देखा और तुरंत निर्देश देने लगा, उसके इस्तेमाल किए सारे फर्नीचर को उबालकर सैनिटाइज करो, आग में चारकोल जलाओ ताकि कीड़े और बैट्स दूर रहे। हमें एक साफ और सुरक्षित जगह बनानी होगी जहाँ वो थोड़ी देर और टिक पाए ताकि मैं इलाज ला सकूं। फिर विकर ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कर सकोगे ये सब? आहान ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगा। आन आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सच में उसे बचा सकोगे? विकर ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हाँ। आन तुरंत बोली, बताओ मुझे क्या करना है? विकर ने उसे देखा, गंभीरता से बोला, मुझे इस डीप फॉरेस्ट से बाहर निकलवाओ ताकि मैं वो औषधियां ला सकूं जो इस इन्फेक्शन का इलाज कर सकती हैं। आन चौंकी, पर तुम भूल रहे हो, चाहे तुम्हें बैलक ने स्वीकार कर भी लिया हो, फॉरेन लैंड में जाना अब भी मना है। और मेरी माँ जो मैट्रियर्क है वो तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। विकर ने सिर हिलाया, हाँ वो तो ऑल को भी छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम सब चुप रहो तो मैं जा सकता हूँ, बिना किसी को बताए, और चुपचाप लौट आऊंगा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, तुम मुझे जाने दोगी? आन हक्की बक्की रह गई, मुंह खुला पर शब्द नहीं निकले। बारिश और तेज हो गई थी, पानी धीरे धीरे जंगल को निकलता जा रहा था। विकर ने लकड़ी के तख्तों पर छलांग लगाई और आगे बढ़ गया, पर फिर अचानक रुक गया। पीछे देखा, आन खड़ी थी उसी जगह। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। विकर ने पूछा, तुम क्यों आई हो? तुमने तो मुझे जाने दिया था। आन बोली, साथ चलते हैं? विकर ने गुस्से में कहा, तुम साथ आई तो रास्ते में मुश्किलें होंगी। आन ने फिर पूछा, तो कम से कम ये तो बता दो जा कहाँ रहे हो? विकर चुप रहा। फिर आन ने एक सवाल फेंका, तुम पोमेरन को साथ क्यों ले जा रहे हो? विकर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप दूर आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। भीगी हुई जमीन पर आन चुपचाप खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखें उस पानी में टिक गई जहां से विकर अभी अभी गुजरा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा है तुम्हारी वो ताकत, वो तलवार जो तुम्हारे हाथ से निकलती है, और वो रेड डेथ की समझ, पर मैंने कभी कुछ पूछा नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी नमी थी, जैसे सिर्फ बारिश नहीं, उसके शब्द भी भीग रहे हो। शायद इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि डरती थी। उसने नजरें फेर ली, जैसे किसी भारी याद से भाग रही हो। डरती थी कि अगर मैंने सच में पूछा और तुमने जवाब दे दिया तो तुम कहीं चले जाओगे, गायब हो जाओगे हमेशा के लिए। एक पल को वो फिर चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, पर अब बस एक बात पूछनी है। वो विकर की तरफ देख नहीं पा रही थी, आंखें बंद कर ली। शब्द उसके होंठों से निकले, तुम वापस आओगे ना? हवा एक पल के लिए थम गई, बारिश की बूंदें जैसे ठहर गई हो। आन के अंदर सब कुछ कांप रहा था, दिल, सांसें, उम्मीद। और तभी विकर की आवाज आई, हाँ मैं वापस आऊंगा। आन ने चौंक कर आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। वो बस उस रास्ते को देखती रही जहाँ विकर की परछाई लहरों में खो चुकी थी। और फिर बहुत हल्के से, वापस आना ही पड़ेगा, उसके होंठों से निकला एक वादा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। अंडरडॉग सिटी के डेप्यूटी काउंसिल ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी चिहुआहुआ पेपर वर्क में डूबा हुआ था। चारों तरफ फाइलों का पहाड़, कागजों की बाढ़ और माथे पर गहरी झुंझलाहट। ये नंबर तो खत्म ही नहीं होते। उसने कुर्सी से उठते हुए बड़बड़ाया, एक खत्म करो, 10 और आ जाते। वो खिड़की तक गया और बाहर बरसती हल्की रोशनी में खो गया। जब डेप्यूटी काउंसिल था तब काम मुश्किल जरूर था, पर अच्छा लगता था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, अब भी यकीन नहीं होता कि वो मर गया है। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। पर तभी खिड़की के बाहर अचानक एक चेहरा उल्टा लटकता नजर आया, विकर का चेहरा। तुमने मुझे बुलाया क्या? विकर ने मुस्कुराकर पूछा। चिहुआहुआ हड़बड़ा गया, आंखें फटी की फटी, पसीने की बूंदें माथे से टपकने लगी। वो कुछ समझ पाता विकर खिड़की से अंदर आ गया और चुपचाप एक कप चाय उठाकर पीने लगा। कैसे हो जनरल सेक्रेटरी चिहुआहुआ? उसकी आवाज हमेशा जैसी शांत थी। चिहुआहुआ अब भी हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सामने खड़ा है वो कोई भूत नहीं बल्कि असली विकर है। तुम जंगल में किसी मॉन्स्टर से टकराए थे ना, जख्मी हो गए थे, बारबेरियंस के बीच रह रहे थे। विकर ने सिर हिलाकर सब कुछ मान लिया, एकदम सहज ढंग से। चिहुआहुआ की सांस अटक गई। तो तुम सच में जिंदा हो? विकर हंस पड़ा। क्या इसी सवाल की वजह से इतने देर से चुप थे? मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी। चिहुआहुआ एक तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। तुम वाकई जिंदा हो? तुम्हें देखना बहुत सुकून दे रहा है। फिर उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी।
ये लड़की तुम्हारी जैसी दिखती है, कहीं ये तुम और किसी बारबेरियन की? विकर ने बात काट दी। हम एक ही खून से हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चिवावा ने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। विकर ने फिर सीरियस होकर कहा, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, इस बीच फॉर्म की देखभाल तुम्हें करनी है, उसे बेसिक एजुकेशन दो। चिवावा ने झुक कर कहा, बहुत वक्त बाद तुमने मुझे कोई ऑर्डर दिया है, मैं इसे पूरे मन से निभाऊंगा। विकर ने उसकी ओर देखा। अंडरडॉग सिटी की हालत संभालने के लिए जरूरत पड़े तो सिंडी वेंडी, सेंट मेसम या मैक जूनो से मदद ले लेना। चिवावा चौंक गया। सिंडी वेंडी, वो क्रिमिनल जिसे तुमने 2 साल पहले रिहा किया था प्ली डील के जरिए, पर मुझे तो पता ही नहीं वो अब है कहाँ। विकर मुस्कुराया। याद है वो दिन जब तुमने ऑफिस में बैठकर 10 बिलियन एक लड़की को दे दिए थे? जैसे ही विकर ने उस 10 अरब की बात छेड़ी, चिवावा को एक पुरानी याद लौट आई। हाँ, वो लड़की, फूल बेचने वाली जूडी। चिवावा ने धीमे से कहा। विकर ने सिर हिलाया। हाँ वही, क्योंकि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। सिंडी वेंडी शायद उसी के साथ गई होगी। अगर वो कोऑपरेट ना करे तो उसे बता देना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो मुझ पर एहसानमंद है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। चिवावा मुस्कुराया। मैं समझ गया, मैं ये काम संभाल लूंगा। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर पूछा, पर तुम कब लौटोगे? विकर ने हल्की सी मुस्कान दी। मिशन पूरा होते ही उसके जहन में एक और वादा तैर रहा था, एक अधूरा काम, एल की रेड डेथ का इलाज। बस एक बूंद होली वाटर से हो सकता है, जो कोवेट्स क्लैन के पास है। वहीं दूसरी ओर पॉम जाग गई थी और चिवावा की दाढ़ी से खेलने लगी थी। विकर ने खिड़की की ओर देखा। फैसला हो चुका था, उसे निकलना था। सेंट मक्का की ओर। सेंट मक्का की सिटी गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। तभी उन्होंने कुछ आता देखा। रुक जाओ। दोनों ने अपनी स्पीयर्स आगे कर दी। एक पुरानी सी गाड़ी पास आई। घोड़े की लगाम थामे एक बूढ़ा आदमी। सर जोसेफ, गार्ड्स ने पहचान लिया। ऑयल शॉप वाले फर्स्ट फ्लोर से। इस गाड़ी में क्या है? जोसेफ ने एक दस्तावेज निकाला। ऑयल है, यही लिखा है इंपोर्ट परमिट में। एक गार्ड गाड़ी की ओर बढ़ा। इंस्पेक्ट करना जरूरी है, ऊपर से आदेश है। जोसेफ परेशान हो गया। हर बार आना होता है, अब भी जांच करनी है। पर गार्ड ने एक बैरल चुन लिया। वो वही बैरल था जिसे जोसेफ नहीं चाहता था। बस ये मत खोलो। जोसेफ मन ही मन कांपने लगा। गार्ड ने ढक्कन खोला। तेल भरा हुआ था, साफ सुथरा, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, अंदर जा सकते हो। सेंट मक्का की सड़कें शांत थी, जैसे किसी ने शहर की धड़कनें रोक दी। जोसेफ मुड़ा और उन बारल्स की ओर देखा। अब बाहर आ सकते हो, उसने धीमे से कहा। तभी जिस बारल की जांच हुई थी उस पर हल्की सी हलचल हुई। धक, ढक्कन गिरा। तेल के बीच से एक शख्स निकला, सिर से पांव तक तेल में लिपटा हुआ, चेहरे पर एक क्रो मास्क। जोसेफ की सांसें थम गई। अब मैं जा सकता हूँ, है ना? वो कांपती आवाज में बोला। क्रोमैन ने सिर्फ एक शब्द कहा, वेट। जोसेफ की गर्दन अकड़ गई। क्रोमैन ने एक थैला बढ़ाया। ऑक्स बेयर कैनाइन, जैसा वादा किया था। जोसेफ ने थैला लिया। धन्यवाद। क्रोमैन बिना कुछ बोले एक संकरी गली में उतर गया और अंधेरे में गुम हो गया। जोसेफ वहीं खड़ा रहा। 2 घंटे तक वो उस तेल में डूबा रहा। क्या वो इंसान भी था? अब वो क्रोमैन एक ऊंची मीनार पर खड़ा था, सेंट मक्का के पूरे शहर को निहारता हुआ। धीरे धीरे उसने अपना मास्क उतारा। विकर गहरी सांस ली। तेल में 2 घंटे रहना, रिवर स्टिक्स में 7 मिनट डूबे होने जैसा लगा। इन्फिल्ट्रेशन सफल रही। सेंट मक्का, कोवेट्स क्लान का गढ़, आबादी 1,60,000। यहाँ चर्च की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग लालच और वासना जैसे भावों को भी छोड़ चुके थे। जमीन पर सोना पड़ा हो तो भी कोई नहीं उठाता। शहर एकदम अनुशासित था, एकदम पवित्र। तभी घंटियों की आवाज गूंजी। विकर ने ऊपर देखा। ये घंटी, इसके बजते ही सब कुछ रुक जाता है। और सच में लोग चलते चलते रुक गए, सड़कों पर ही घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना शुरू कर दी। सेंट मक्का की सड़कों पर सफेद कपड़ों में खड़े लोग, आंखें बंद किए, एकदम निश्चल, एक सांस भी बिना हलचल के। विकर उस बर्फ जैसे ठहरे हुए हुजूम के बीच धीरे धीरे निकल रहा था। किसी को उसका एहसास तक नहीं हुआ। ये लोग जी कैसे लेते हैं इतनी घुटन में? वो सोचता रहा। रात गहराती गई। विकर एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसके इर्द गिर्द सन्नाटा और भी घना हुआ, उसने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला, एक कांच की छोटी सी बोतल निकाली और धीमे धीमे उसका सारा तरल कुएं में उठेल दिया। वो कोई आम पानी नहीं था, रेड डेथ का जहर, ऑल के ब्लड, स्वेट और टीयर्स से निकला हुआ एक जानलेवा प्लेग जो हवा में फैलता था, छूते ही शरीर को बर्बाद कर देता। विकर जानता था कि ये तरीका बेहद खतरनाक है, पर हालात बहुत ज्यादा अर्जेंट थे। हर सेकंड एक जिंदगी तय कर सकता था। लेकिन ये जगह एक होली टेरिटरी थी। उसे पूरा यकीन था कि इस शहर के सख्त नियम इसका जवाब जल्दी देंगे, इससे पहले कि कोई मरे। तभी 3 छोटे बच्चे वहां पहुंचे। कौन है ये? एक बच्चे ने फुसफुसाकर पूछा। वो आदमी कुएं के पास कुछ कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। विकर ने अभी तक पीठ मोड़ी नहीं थी, पर उनकी आवाजें उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। चलो यहाँ से, ये खतरनाक लगता है, एक ने कहा। तभी विकर मुड़ा। उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ी, ठंडी, निडर, गहराई से भरी नजर। तीनों बच्चे एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। फिर विकर की आवाज गूंजी, इस कुएं को छूना मत, ये श्रापित है। जो इसमें से पानी पिएगा मौत से नहीं बच पाएगा। बच्चों के चेहरों का रंग उड़ गया। भूत है, ये तो भूत है। चीखते हुए भाग गए, कसमें खाते हुए। कभी इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। विकर मुस्कुराया। अब ये कभी इसके पास नहीं आएंगे। फिर उसने एक डैगर कुएं के पास फेंकी और बुदबुदाया, लेवियाथान क्लैन की जहरीली ब्लेड हर निशान काम आएगा। उसका शक था कि जंगलों में रेड डेथ फैलाने वाले यही लोग थे, और वो जानता था कोवेट्स और लेवियाथान क्लैन कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। अब लड़ाई तो पक्की है। विकार की आंखों में चमक आ गई। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक काम बाकी था। होली वाटर, उसकी बूंद गिराने का समय आ रहा था। अब सेंटेस डोलोरेस से मिलना होगा। चांदनी एक भव्य मैंशन पर उतर रही थी, एक
परी जैसी रोशनी हर कोने को छू रही थी। मैंशन के बाहर एक भारी भीड़ जमा थी, हर चेहरा एक ही आस में, सेंटेस एक बार बस सामने आ जाए। हर कोई अपनी पीड़ा लेकर आया था, हर कोई उसके चमत्कारी हाथों की तलाश में। भीड़ की गूंज मैंशन के दरवाजे तक जा पहुंची, जहां से एक कोमल पर गूंजती हुई आवाज आई, इतनी रात को क्यों आए हो? लोग सन्न रह गए। सेंटेस, ये वही है। अब सब अपनी पहचान बताने लगे। एक नौजवान आगे बढ़ा। मैं डोर स्माइल रीजन का लॉर्ड हूँ, जोनाथन क्लेन का पहला वारिस और एलन क्लेन का दामाद भी। उसके पीछे एक और बोला, मैं इप्सन गिल्ड एसोसिएशन का ओवरसियर हूँ, बुर्जुआ फैमिली का एक्सपोर्ट देखता हूँ और काउंट बॉस्टनर ला बास्करविल के अधीन 2 साल नाइट रह चुका हूँ। आखिर में एक बूढ़ा आगे आया। मैं अपने पूरे ग्रैनरी, बीच फ्रंट विला और 4 स्पेशल कैरेजेस दे दूंगा, बस मुझे ठीक कर दो। दरवाजे के उस पार सेंटेस की आवाज अब पहले से सख्त थी। क्या सिर्फ तुम्हारी दौलत या ओहदा इतनी रात को मेरे दरवाजे खुलवा सकता है? हरगिज नहीं। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बस एक साफ इनकार। भीड़ ने मायूस होकर धीरे धीरे वहां से हटना शुरू किया, पर जब सब चले गए तो एक परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, चुपचाप, बिल्कुल अडोल, चांदनी में डूबा, क्रो मास्क पहने। विकोर, उसका मन एक पुरानी याद में डूबा हुआ था। रिग्रेशन से पहले मैंने इसे देखा था, एक युद्ध का मैदान, चारों ओर घायल सैनिकों की चीखें और उनके बीच वो सेंटेस, उसके सफेद वस्त्र खून में भीगे हुए, और फिर भी उसकी डिवाइन पावर्स चल रही थी। जख्मों पर हाथ रखती, दुआ करती बिना थके। वो औरों जैसी नहीं थी, उसे न पैसे की भूख थी न ओहदे की। तभी वही आवाज वाइकोर की ओर मुड़ी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों रुके हो? वाइकोर ने घुटनों के बल झुकते हुए जवाब दिया, मैं एक भटका हुआ मेमना हूँ। खामोशी, मगर वो वहीं झुका रहा। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक सुनहरी रोशनी दरवाजे से बाहर छलकने लगी। सेंटेस ने उसे अंदर बुलाया। हॉल के अंदर की रोशनी मानो दिन का उजाला हो। बीच में एक भव्य पानी का फाउंटेन, जिसके बीच में थी एक एंजेलिक स्टैचू। सेंटेस की आवाज उसी मूर्ति से आई। क्यों और कैसे भटक गए तुम? वाइकोर ने एक पल सोचा, क्या वो मुझे सीधे मिलने नहीं आएगी? पर फिर खुद ही जवाब दिया, मेरे जैसे रहस्यमय इंसान को वो क्यों अपना चेहरा दिखाएगी? उसने फाउंटेन की चौखट पर एक चमड़े की थैली रख दी। स्लम्स में एक एपिडेमिक फैल रहा है। ये उसी कुएं का पानी है जिसमें एक अभिशप्त एनर्जी है। अगर आप सच में डिवाइन हैं, तो आप इसे महसूस कर सकती हैं। मूर्ति चुप रही। अचानक, झूठ बोल रहे हो? सेंटेस की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल गड़गड़ गड़गड़ कई नाइट्स ऊपरी मंजिल से हॉल में उतरने लगी। सभी की निगाहें अब वाइकोर पर थी। उनमें से एक नाइट ने नीचे खड़े वाइकोर की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारी बातें किसी भटके हुए मेमने जैसी नहीं लगती। तुम कौन हो? वाइकोर चुप रहा, पर मन में वो उस नाइट को पहचान गया। पिएत्रो कोवादिस, पिछली जिंदगी का पुराना साथी। जस्टिस के नाम पर दैत्यों से ज्यादा निर्मम अंडरडॉग सिटी में 7 यंग मास्टर्स को जो दर्द उसने दिए थे, उन तकनीकों का गुरु। यही पिएट्रो था। विकोर मुस्कुराया। तुम यहाँ हो ये जानकर अच्छा लगा।